नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। अब घर की छत पर भी उगाए फल एवं सब्जी, सरकार की ओर से मिलेगा अनुदान। बायोफ्लॉक तकनीक मछली पालन का बेहतर जरिया। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी संतोष कुमार अब खेती किसानी में आजमा रहे हैं हाथ। राज्य के शहरी क्षेत्रों में फल, फूल एवं सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार बिहार बागवानी मिशन योजना चला रही है। इस योजना के तहत छत पर बागवानी करने वाले व्यक्ति को 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। खेती किसानी के लिए अब सिर्फ खेत होना ज़रूरी नहीं है, वैसे लोग भी अब खेती कर सकेंगे जिनके पास रहने के लिए सिर्फ घर है। दरअसल बिहार सरकार कृषि विभाग उद्यान निदेशालय के द्वारा छत पर बागवानी योजना चलाई जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में घर की छत पर फल, फूल एवं सब्जी के उत्पादन को बढ़ावा देना है। सरकार इसके लिए 50% का अनुदान भी मुहैया कराएगी। वैसे व्यक्ति जिनके पास अपना घर हो या वो अपार्टमेंट में रहते हों, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत खुद के मकान की स्थिति में 300 स्क्वायर फीट खाली स्थल जो किसी भी हस्तक्षेप से स्वतंत्र हो या अपार्टमेंट की स्थिति में अपार्टमेंट की पंजीकृत सोसाइटी से अनापत्ति पत्र प्राप्त हो, उस लाभुक को योजना का लाभ दिया जाएगा। फलों का राजा आम हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण फल है। बिहार में भी इसकी व्यापक स्तर पर खेती की जाती है। इस समय किसान भाइयों को बाग में सिंचाई कर देनी चाहिए जिससे नमी बनी रहे। साथ ही पेड़ों पर कीटनाशकों का छिड़काव अवश्य कर देना चाहिए। किसानों को अपने आम के मंजर और फल को बर्बाद होने और नुकसान से बचाए रखने के लिए इमिडाक्लोप्रिड, मालाथियान, डाइमेथियोएट, एसीफेट और थाइमोक्साम कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। वैसे किसान भाई जिनके पास मछली पालन के लिए तालाब या पोखर नहीं है, वह बायोफ्लॉक के माध्यम से मछली पालन कर सकते हैं। इस तकनीक को अपनाकर किसान भाई कम पानी और कम खर्च में अधिक से अधिक मछली का उत्पादन कर सकते हैं। बायोफ्लॉक फिशिंग फार्मिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें पानी की बचत तो है ही, साथ ही मछलियों के फीड की भी बचत होती है। मछली जो भी खाती है उसका 75% वेस्ट निकलता है और वो वेस्ट उस पानी के अंदर ही रहता है। उसी वेस्ट को शुद्ध करने के लिए बायोफ्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है जो बैक्टीरिया होता है और वो वेस्ट को प्रोटीन में बदल देता है। इसके अलावा इस विधि से मछली पालन करने में समय और जगह की भी बचत होती है। एक टंकी 4 मीटर के व्यास में बनाई जाती है। साथ ही 10,000 लीटर पानी में से 3 से 4 महीने में ही 5 से 6 क्विंटल मछली का उत्पादन किया जा सकता है। टमाटर दिखने में जितने सुंदर होते हैं, स्वाद और प्रोटीन भी इसमें उतना ही भरा होता है। किसान भाई आज के समय में टमाटर की खेती कर बेहतर आय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उन्नत प्रभेदों का चयन। काशी तपस और काशी अद्भुत टमाटर की उन्नतशील किस्में हैं जिसकी खेती कर किसान भाई बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। खबरें खेती में आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात पटना जिले के बिहटा प्रखंड निवासी संतोष कुमार से। बिहार पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक पद से सेवानिवृत्त होने के तदोपरांत संतोष कुमार ने खेती किसानी में हाथ आजमाया और आज अपने गांव के लिए प्रेरणा बने हैं। प्रकृति की सुंदरता और मिट्टी की सोंधी खुशबू लोगों को अक्सर अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ग्रामीण लोगों में ये प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है। शहर में लंबा समय बिताने के बाद भी बहुत से लोग गांव लौट आते हैं। संतोष कुमार भी बिहार पुलिस में डीएसपी के पद पर कार्य करने के बाद फिर से ग्रामीण जीवन में रम गए और पटना ज़िले के बिहटा प्रखंड के विष्णुपुरा गांव में अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर ऑर्गेनिक खेती करने लगे। दरअसल संतोष कुमार को खेती का शौक़ बचपन से ही था, लेकिन घर की जिम्मेदारी ने इन्हें शहर की तरफ रुख करने के लिए विवश कर दिया। बिहार पुलिस में संतोष ने नौकरी की और पुलिस उपाधीक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए।
इन्होंने ये साबित कर दिया कि कानून व्यवस्था संभालने वाले हाथ भी अब खेतों से भी सोना उगा सकते हैं। संतोष तकरीबन 2 एकड़ में फूल एवं सब्जियों की ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और अपने आसपास के किसानों को ऑर्गेनिक खेती करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। देखिए, किसानों के लिए हमारा तो सलाह है कि पहले तो आज के आधुनिक सोच के अनुसार सरकार के निर्णय के साथ चलें, जैविक खेती पर जोर दें, पेस्टिसाइड का कम इस्तेमाल करें और जो करें जम के करें। खेती भी फायदेमंद बिजनेस है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नज़र डालते हैं राजधानी पटना के सब्जी मंडी में और जानते हैं आलू, प्याज एवं हरी सब्जियों के ताज़ा भाव। लाल आलू 1700 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज 2500 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल, गोभी 3500 से 4500 रुपये प्रति क्विंटल, टमाटर 3200 रुपये प्रति क्विंटल, बंधा गोभी 2200 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल, बैगन 3400 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान? एक नजर मौसम के मिजाज पर। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। हालांकि सुबह और रात के वक्त हल्की ठंड महसूस होगी। अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान लगभग 19 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। आम के उत्पादकों को पेड़ के चारों ओर सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। वर्तमान में आम के अधिकांश पेड़ फूल अवस्था में होते हैं। फल मक्खियों के हमले के कारण फूल गिरना रोकने के लिए मलाचियन 50 EC 2 लीटर प्रति 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। नमस्कार किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके माध्यम से आपने कृषि जगत में हो रही तमाम नई हलचलों को जाना, साथ ही साथ मंडी भाव, सफलता की नई कहानी और मौसम के विषय में भी जानकारी हासिल की। इसी के साथ यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। विराम के बाद हम जल्द लौटेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। विराम के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, मौसम में बदलाव के साथ गर्मा सब्जियों की खेती का समय आ चुका है। सही समय पर खेती करने से हमें अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर हम इसी खेती को वैज्ञानिक ढंग से करें तो हमें अधिक और गुणवत्तापूर्ण उपज की संभावना बढ़ जाती है। तो आइए आज हम इसी विषय में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे, जानेंगे गर्मा सब्जियों की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। इसके लिए आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हमारी कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रीता सिंह से। किसान भाइयों नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और मैं हूं शांति भूषण। किसान भाइयों, जब गर्मा सब्जियों की बात आती है तो सबसे, चूँकि व्यावसायिक स्तर पे तो होती है इसकी खेती, लेकिन गारंटेड नहीं होते हैं कि वो कितना शुद्ध है। चूँकि जब हम प्रकृति के विपरीत जाकर काम करते हैं, विपरीत तो नहीं कह सकते हैं चूँकि गर्मा सब्जियां है ही उसी के लिए, लेकिन चूँकि गर्मी में प्रकृति का तापमान अधिक होता है, सूर्य का तापमान अधिक होता है, तो उस तापमान में खेती करना तो कई दवाओं का सहारा होता है उसमें। लेकिन पोषण वाटिका एक ऐसा विकल्प है जो घर में हम, जिसको अपने बाड़े में, जिसको हम न्यूट्रिशनल गार्डन, किचन गार्डन, कई नामों से जानते हैं। एक पोषण वाटिका भी उसको कहते हैं, एक अच्छा नाम है।
एक अच्छा विकल्प है। तो गर्मा सब्जियों की खेती उसमें कैसे करें, क्या क्या उसमें ले सकते हैं, कौन कौन सब्जियां उसमें अच्छी तरह से उपजा सकते हैं, इस विषय पर हम आज बात करते हैं। तो इस विषय पर बात करने के लिए डॉक्टर रीता सिंह हमारे साथ हैं, जो प्रधान हैं कृषि विज्ञान केंद्र पटना बाढ़ की। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। पोषण वाटिका, चूँकि यह तो अपने आप में ही बहुत कुछ कह देता है, तो पोषण वाटिका पर फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कि पोषण वाटिका क्या है, तब हम बात करेंगे आगे। कि पहले आप ये बताइए कि पोषण वाटिका है क्या और किन किन चीज़ की खेती उसमें हो सकती है। पोषण वाटिका ये कोई नई चीज़ नहीं, जैसे घर के आसपास नज़दीक में जो सब्जियों का जो बाड़ी में लगाते हैं उसी को पोषण वाटिका। लेकिन टर्म अब जो दिया गया है पोषण वाटिका, पहले किसान भाई, महिला किसान 1 या 2 सब्जियां लगा लेते थे, लेकिन अब पोषण वाटिका नाम देने का मतलब है जो घर के नज़दीक जो बाड़ी में जो लगाते हैं सब्जियां ऐसे लगाएं कि विभिन्न तरह की सब्जियां उसमें मिल जाए, 1 या 2 के बदले सभी तरह का, और वो सालों भर हमारा परिवार उसमें चल जाए, ताकि सभी तरह का उसको न्यूट्रिशन जो फैमिली मेंबर को रिक्वायरमेंट है वो मिल जाए, इसलिए उसको पोषण वाटिका का नाम दिया गया है। तो इसमें जैसे बिल्कुल सही है कि हमको अगर साग की ज़रूरत है तो साग खा लें, सब्जी की ज़रूरत है तो सब्जी खा लें, लेकिन किन किन वैज्ञानिक गर्मा मौसम में कौन कौन से इसमें सब्जियां वैज्ञानिक विधि से, चूँकि पारंपरिक विधि पर हम नहीं जाएंगे, वैज्ञानिक विधि से कौन कौन सी सब्जियों की खेती उसमें बेहतर हो सकती है जिसका कि पोषण वैल्यू भी हो। बहुत सारे भारत सरकार की योजना है नारी के अकॉर्डिंग जो चल रही है। बहुत सारे आंगनवाड़ी केंद्रों पर, स्कूलों में हम लोग अभी गर्मा सीड्स का वितरण किए हम लोग, और उसमें अभी चल रहा है जैसे कि जो भी स्पेस हो, ऐसे स्पेस जो उपलब्ध हो हमारे किसान भाई स्कूल में चाहे हमारे ऑफिस में, लेकिन मोटा मोटी लेके चलते हैं उसमें, जैसे चौराई का साग, लाल साग, हरी लीफी वेजिटेबल्स जरूर होनी चाहिए। अभी गर्मा में आपके पास कद्दू है, नेनुआ है, झिगनी है, खीरा है, ये सभी सब्जियां उस बाड़ी में लग जानी चाहिए। तो वैज्ञानिक विधि में हम लोग क्या करते हैं, देखिए आज जो दौर चल रहा है रासायनिक खाद का अंधाधुंध यूज़ हो रहा है, तो ये पोषण वाटिका, शुरू में जो एक प्रश्न उठा था कि इसको पोषण वाटिका कहा जा रहा है, तो इसमें हम लोग रासायनिक खाद का नहीं बल्कि हम लोग जो ऑर्गेनिक केचुआ खाद, गोबर खाद का प्रयोग करते हैं इस सब सब्जियों में, ताकि उसका पोषण मूल्य उसमें बरकरार रहे। और इसके लिए क्या करते हैं, जो हमारा पोषण वाटिका है उसके किनारे में ही हम लोग गड्ढा खोद के, और जितनी वेस्ट मटेरियल जो सब्जियां घर में 3 टाइम बनती हैं उसके प्रोडक्ट्स जो छिलका वगैरह रहता है सब्जियों का, उसमें डालते हैं और उसको सड़ाते हैं। इधर हमारा खाद भी तैयार हो गया, और इधर जो उसी खाद को फिर यूज़ करके हम लोग जितना जो सब्जियों का नाम बोले, कद्दू हुआ, नेनुआ हुआ, झिगनी हुआ, लाल साग, हरा साग, खीरा हुआ, उसको लगाते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, किसान भाइयों को बोलेंगे कि सभी लत्तर वाली सब्जियाँ कभी कभी बिना सोचे जो लगा देते हैं और एक दूसरे पर सीमित मात्रा में जो उपलब्ध रहता है ज़मीन, डोमिनेंट होके सब दब जाते हैं। तो इसमें लत्तर वाली सब्जियों को क्या करना चाहिए कि एक सपोर्ट के माध्यम से, वो डंडा हो चाहे रस्सी हो, बना के, ताकि सब्जियां एक दूसरे पर सप्रेस ना हो और सभी सब्जियां पूरे मतलब सूर्य की रोशनी उस पर पड़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि छायादार स्थान पर हो। तो इस सब बातों का ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ जो हमारा पोषक वाटिका हो, देखने में छोटे छोटे प्लॉट में अच्छे लगे। गौपालन कर रहे हैं तो वो गोबर खाद, हमारा जो सब्जियों का वेस्ट जो कचरा बचता है घर में, उसमें गोबर वगैरह डाल के, और कृषि विज्ञान केंद्र से ही महिला किसान चाहे किसान भाई उसको खरीद के, कुछ वर्म्स जो रेड केचुआ होते हैं उसको डाल के, सो दैट जो वो खाद जितना वो खाएंगे उतनी जल्दी, मोटा मोटी 60 दिन 70 दिन में हमारा केचुआ खाद भी तैयार हो जाता है, और हमारे सब्जियों पर उसका उपयोग भी होता है। और जो
फलन होती है वो पूरे फैमिली के लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होता है। यहाँ हम बताना चाहेंगे महिला किसान भाइयों के लिए कि ऑन एन एवरेज 5 सदस्य के लिए कम से कम, जैसे हर एक सदस्य के लिए मिनिमम, मैक्सिमम तो हम कह ही नहीं सकते हैं, मिनिमम 250 ग्राम सब्जियां खानी चाहिए। तो इसमें 2.5 जो से वर्ग मीटर का मिनिमम किचन गार्डन होना चाहिए ताकि वो पूरे परिवार के लिए वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सके। लेग्यूमिनस सब्जी क्या होता है मैडम? जैसे रबी की ही बात की, जस्ट अभी खाए हम लोग मटर, वो लेग्यूमिनस है। जैसे मटर में क्या है कि नोड्यूल्स बनता है मिट्टी के अंदर, तो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो वो मिट्टी को ऑटोमेटिक उर्वरा शक्ति मिलती है। जैसे यहाँ हम लोग बोरो वगैरह लेते हैं, तो बोरो भी, जैसे अभी गर्मा की बात कर रहे हैं हम, तो वो काफ़ी अच्छा है। तो दोनों मिट्टी के लिए भी और मानव स्वास्थ्य के लिए भी, दोनों के लिए काफ़ी, जैसे सेम वगैरह कुछ ले लें तो ध्यान यही देना चाहिए कि उसको इस तरह के लेके कि सब्जियां तरीके से हम लोग भरपूर, वो उससे कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा ये मानसिकता होनी चाहिए। मतलब मुख्य रूप से पोषण वाटिका में कुपोषित ना हो, चीजें ना हो। बिल्कुल। और कहने का तात्पर्य यह है कि उसमें पर्यावरण से विपरीत जाकर कुछ नहीं करना है, मतलब रासायनिक दवाओं का छिड़काव नहीं करना है। अच्छा, इसमें जैसे हम, ये तो स्पष्ट लग रहा है कि साग से लेके मिक्स वेज तक जो हम, जैसा कि आपने कहा कि सब हमारे पोषण वाटिका में होनी चाहिए, चाहे वो 10 पेड़ ही मूली हो, 5 पेड़ ही गाजर हो, बिल्कुल सब कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए जो सुंदर भी लगे और स्वादिष्ट भी हो और पोषक भी हो। लेकिन उसका चयन जो है उन पोषण वाटिकाओं में, चयन का या प्लानिंग का तरीका क्या है, कैसे उसका प्लान किया जाता है? जैसे हम लोग किसान भाइयों को बताते हैं कि जो भी ज़मीन उपलब्ध है आप उनको छोटे छोटे प्लॉट्स पर बांट लीजिए। अब ऐसा नहीं कि छोटा प्लॉट है तो 2 ही सब्जी ले। जनरली जो हमारे किसान भाई और महिला किसान करती हैं, कभी कभी तो पूरे सीड को वितरण करते हैं तो एक ही सब्जी डाल दिए, प्याज ही ले लिए, जैसे प्याज वगैरह को भी, ये आलू उगा लिए, मूली ही ले लिए। तो ये गलती ना करें। जैसे आपने कैसे बोला, छोटे छोटे जो भी ज़मीन उपलब्ध है, जैसे 10 ही गाजर लिए, मूली लिए, हरा साग लिए, लाल साग लिए, बोरो लिए, तो ये सभी चीज़ें हम उसको मिल सके ताकि हर एक सब्जी में, सब्जियां जो है ना, ये पूरा जो हमारा रक्षात्मक भोजन, प्रोटेक्टिव फूड के रूप में कहा जाता है। फल मेनली तो चावल और रोटी जो कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, तो हर एक सब्जी में अलग अलग विटामिन एंड मिनरल्स पाई जाती हैं। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि अभी मिक्स्ड वेज की बात की, मिक्स्ड दाल की बात के लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं ताकि सभी तरह का न्यूट्रिएंट्स उनको मिल जाए। और इवन जो पोषण वाटिका में हम लोग किसान भाइयों को बताते हैं कि मान लीजिए कभी कीट वगैरह का प्रकोप हो, तो लोग फ्रिक्वेंटली कीटनाशक, जब इतना मेहनत करते हैं, ऑर्गेनिक खाद डालते हैं, तो हम लोग उसमें उनको रिकमेंड करते हैं किसान भाइयों को कि नीम बेस्ड, नीम के पत्ता, नीम के बीज से, जैसे है ना प्राकृतिक खेती में आजकल जीवामृत वगैरह हम लोग किसानों से बनवा रहे हैं, तो उसका छिड़काव कीजिए, ना कि रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करें। अदरवाइज उसकी पोषण वैल्यू तो खत्म हो जाएगी। इस सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। तो उसमें एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे कि जैसे कद्दू वर्गीय सब्जियां होती है, या कंद वर्गीय होते हैं, कुछ लत ये नहीं, कद्दू वर्गीय तो हमने कह ही दिया है। साग जो साग फसल होते हैं, तो इस तरह की सब्जियों का सम्मिश्रण जो है होना चाहिए उसमें। लेकिन साथ में अगर उसमें कुछ और भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप अगर हो। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। पोषक वाटिका तो अधूरा रहा अब तक। जैसे हम लोग केला, पपीता, अमरूद, नींबू, मतलब ये जनरल हम लोग बोलते हैं। ये नहीं कि 10 पेड़, 2 ही पेड़ नींबू हो, 2 ही पेड़, हाँ एक ही पेड़ हो, केला हो, अमरूद हो, जैसे पपीता हो, जैसे विटामिन ए का बेस्ट सोर्स है हमारा पपीता। तो ये पोषक वाटिका
तभी पूरी तरह से संपूर्ण पोषक वाटिका बनेगा, जब ये फल और सब्जियां दोनों रहे। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं किनारे किनारे ऐसा देना है कि ऐसा नहीं कि उसकी छाया से हमारी सब्जियां छायादार हो जाए। किनारे वो हेज का भी काम कर जाएगा, प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, और उसके फल का हमारे जैसे नींबू, पूरे कोरोना काल में हम सभी जानते हैं कि नींबू विटामिन सी का क्या इम्पोर्टेंस है। तो घर में एक नींबू जो पोषक वाटिका में है वो ज़रूर होना चाहिए, और वही लेकिन जो कि हेज का काम करे। तो बड़ा ब्यूटीफुल भी लगता है, चीज़ें हमें मिल भी गया और हमारा पोषण भी मिल गया। इतनी अच्छी जानकारी के लिए डॉक्टर रीता मैम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, हम फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि कैसे गर्मा सब्जियों की वैज्ञानिक खेती कर आप अधिक और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन ले सकते हैं। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी भारत सरकार कृषि के क्षेत्र में कई योजनाएं चला रही हैं। उन योजनाओं का लाभ आप ले ही रहे होंगे, लेकिन शायद कुछ ऐसी योजना होंगी जो आपकी जानकारी से अछूती रह गई होंगी। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी यही कोशिश है कि उन सारी योजनाओं को आप तक पहुंचाया जाए। तो किसान भाइयों, आइए जानते हैं भारत सरकार की योजनाओं में से एक योजना के विषय में विस्तार से इस शॉर्ट वीडियो फिल्म के माध्यम से। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं, ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती थी। अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है,
पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। तो किसान भाइयों, इसी के साथ जानकारियों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है, लेकिन अगले अंक में कृषि की ऐसी ही कुछ और नई जानकारियों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।